अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब? मेरा नाम डॉक्टर मारिया रिजवान है और मैं हिदाया सिस्टर्स के ज़रिए से आपके लिए सेशन लेकर आई हूँ ग्रोइंग अप के बारे में। ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं ऑनलाइन ज़ूम पे सेशन कर रही हूँ। वैसे नॉर्मली जो मेरे सेशंस होते हैं वो लाइव ऑडियंस के सामने होते हैं। मेरे सामने बच्चियाँ बैठी हुई होती हैं और मेरे सेशंस थोड़े से इंटरैक्टिव होते हैं, लेकिन ये कि हम ज़ूम पे थोड़ा-सा ऐसे इंटरैक्टिव कर सकते हैं कि मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछूँ तो आई वुड लव कि आप लोग पार्टिसिपेट करें। अभी हमारी होस्ट ने आप सबको म्यूट पे डाला हुआ है क्योंकि वरना माइक की वजह से इंटरफेरेंस होती है, फिर आवाज़ नहीं आती। लेकिन अगर मैं कुछ पूछूँ आपसे, कोई सवाल पूछूँ, तो आई वुड लव कि आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन है, उसमें भी आप लोग कमेंट दे सकते हैं। रेज़ हैंड का एक ऑप्शन होता है ज़ूम पे, आप रेज़ हैंड कर सकते हैं, तो हमारी होस्ट आपको अनम्यूट कर लेंगी और आप अपना इंटरैक्शन शेयर कर सकते हैं। ज़ूम पे सबसे अच्छी बात ये है कि कोई आपको नहीं देख रहा, आप बिल्कुल एनोनिमस हैं। आपका नाम भी नहीं आ रहा होता, शक्ल भी नहीं आ रही होती, तो आप बहुत आराम से, स्पेशली जो छोटी बच्चियाँ हैं बहुत आराम से इंटरैक्ट कर सकती हैं और सवाल पूछ सकती हैं। ठीक है, तो हम आप स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बस थोड़ा-सा ये वज़ाहत कर दूँ कि क्वेश्चन आंसर का सेशन एक लास्ट में हमने 10 मिनट का रखा है टाइम, कि आपको अगर कोई समझ नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन है, तो आप उसको नोट डाउन कर लें और आखिर के 10 मिनट में वो आप पूछ सकते हैं। और इसमें थोड़ा-सा बस ये है कि क्योंकि हमारी टारगेट ऑडियंस 8-9 साल की बच्चियाँ हैं, 8 टू 12 इयर्स की टारगेट ऑडियंस है। बड़ी बच्चियाँ भी आ सकती हैं, मदर्स भी आ सकती हैं, लेकिन टारगेट ऑडियंस हमारी ये है क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो उस वजह से थोड़ा-सा बस इस चीज़ का ख़्याल रखें कि जो आप सवाल पूछें, वो एज एप्रोप्रिएट हों। कि क्योंकि हमारे पास 8, 9, 10 साल की बच्चियाँ सुन रही हैं ये सेशन। और इसके अलावा फ़िक़्ही सवाल जो हैं वो अनफ़ॉर्च्युनेटली उनके जवाबात मैं नहीं दे सकूँगी क्योंकि मेरी इतनी नॉलेज नहीं है। उसके लिए हमारी सिस्टर एक व्हाट्सएप पे एक नंबर शेयर करेंगी जो कि स्कॉलर्स का नंबर है और वो बहुत लर्नेड स्कॉलर्स हैं। तो जो आपके फ़िक़्ही सवाल हैं वो आप उस नंबर पे रुजू कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन अल्लाह सुब्हान व तआला के नाम से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूल करीम फअम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। जी, तो हमारी फर्स्ट स्लाइड है अ, ग्रोइंग अप। प्रेज़ेंटेशन इंग्लिश में है लेकिन मैं उर्दू में बात करूँगी। थोड़े बहुत ऑब्वियसली इंग्लिश के वर्ड्स होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, आवाज़ क्लियर ना हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। जी, तो हमारे पास जो बच्चियाँ हैं उनमें से कौन जल्दी से बड़ा होना चाहता है? कौन चाहता है कि बस उसके एग्ज़ाम्स से छुटकारा मिल जाए, स्कूल ना जाना पड़े, टेस्ट खत्म हो जाएँ, बस आप जल्दी से बड़े हो जाएँ ताकि आपको कुछ ना करना पड़े? यहाँ पर कोई है? कोई रेज़ हैंड करना चाहेगा या कोई कमेंट में शेयर करना चाहेगा कोई बच्ची या बड़ी ब बच्चियाँ भी कि जो चाहती हैं कि बस अब हम और मज़ीद ग्रो अप ना हों? अच्छा, मैं जब बच्ची थी तो मैं चाहती थी बहुत कि मैं बहुत जल्दी से बड़ी हो जाऊँ, लेकिन ये कि जब बड़ी हो गई तो पता लगा कि नहीं वो ज़्यादा अच्छा टाइम था, बच्ची रहती तो ज़्यादा अच्छा था। तो कौन-कौन ये समझता है कि वाक़ई ये बात सही है? जी, बिल्कुल, हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं और मेजॉरिटी कमेंट्स यही आ रहे हैं कि नहीं जी, कोई नहीं बड़ा होना चाहता, सब बच्चे रहना चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि नेचर बाय नेचर ये पॉसिबल नहीं है। आप हमेशा उस एज में नहीं रह सकते जिस एज में हैं, चाहे आपको कितनी ही वो एज प्यारी लग रही हो, बड़े तो सबने होना है, ठीक है? उम्र तो आपकी गुज़रनी है, ठीक है? बड़ा होना ये होता है कि हाँ, ज़ाहिर है आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं कुछ, ज़्यादा पढ़ाई आ जाती है। जैसे-जैसे आप क्लासेस में जाते-जाते हैं, ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ आपकी बॉडी जो है वो भी साथ-साथ ग्रो करती है और इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेज़ आती हैं। जैसे इस टाइम पे जो 8-9 साल की बच्चियाँ होती हैं उनको फ़ील होने लगता है कि उनकी बॉडी में चेंजेज़ आ रही हैं। ये चेंजेज़ क्या होती हैं? इसमें सबसे पहली जो चेंज आती है आपको फ़ील होता है कि आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ गई है। ठीक है? जैसे नॉर्मली जो बच्चियाँ होती हैं उनकी हेयर ग्रोथ इतनी नहीं होती, लेकिन एक स्टेज पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, थिक हो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, कुछ बच्चियों को पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? जिस्म थोड़ा-सा जैसे बढ़ने लगता है। तो ये सारी बॉडी की चेंजेज़ हैं जो कि आपकी ग्रोइंग अप में होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़।
इसी तरह जब आपकी बॉडी ग्रो हो रही होती है तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये हार्मोन्स फीमेल हार्मोन्स होते हैं और इनको ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। इनकी वजह से आपकी फिजिकल बॉडी की भी चेंजेस आती हैं और उनमें सबसे ज़्यादा जो चेंज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेयर ग्रोथ होती है, स्पेशली आपके अंडर आर्म्स में, और आपकी प्यूबिक हेयर्स जो पेशाब वाली जगह होती है वहाँ पे हेयर ग्रोथ होती है। इसके अलावा फेस पे भी जैसे अपर लिप्स पे आपके हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपका जो सीना है वो थोड़ा सा फूलना शुरू हो जाता है। तो ये सारी जो चेंजेस हैं ये फीमेल हार्मोन्स की वजह से आपकी बॉडी के अंदर आती हैं। और इन्हीं हार्मोन्स की वजह से हर महीने जो बच्चियां हैं उनको जहाँ से पेशाब आता है वहां से खून आना शुरू हो जाता है। ये खून जो है तकरीबन 5 से 8 दिन के दरमियान आता है। कुछ बच्चियों को 4 दिन भी चलता है ये खून, कुछ को 8 से ज्यादा भी चलता है, 9, 10, 11 दिन। स्पेशली जब नया नया ये खून आना शुरू होता है, इसको हम पीरियड्स कहते हैं। ये जब नया नया खून आना शुरू करता है खून आना शुरू होता है तो आपकी बॉडी बेसिकली यूज टू हो रही होती है इन हॉर्मोन्स के लिए। तो इस वजह से शुरू शुरू में बहुत ज्यादा इरेगुलर पैटर्न होता है कि जैसे कभी 9 दिन भी हो जाते हैं, कभी 10 दिन भी हो जाते हैं, और कभी 1-2 महीने छूट भी जाते हैं। जैसे कि सपोज कि एक बच्ची को 2 महीने पीरियड्स चले और उसके बाद फिर उसको 3-4 महीने पीरियड्स नहीं भी आते, तो ये सब बहुत नॉर्मल बात है। आपकी बॉडी यूज टू हो रही होती है इन हॉर्मोन्स के लिए और एक पैटर्न स्टैब्लिश करने के लिए यूज टू हो रही होती है। इस खून को बेसिकली हम पीरियड्स कहते हैं, और ये जो खून है ये हर महीने आता है। नॉट नेसेसरली कि उन्हीं डेज पर आए। जैसे अगर आपको 15 तारीख से इस महीने की 15 तारीख को ब्लीडिंग शुरू हुई है, खून आना शुरू हुआ है, तो नेक्स्ट मंथ की अराउंड इस तारीख को दोबारा से आपको ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगी, खून आना शुरू हो जाएगा। ये 4 और 5 डेज प्लस एंड माइनस भी हो जाता है। कुछ बच्चियों को 4 दिन पहले भी आना शुरू हो जाते हैं, कुछ बच्चियों को 4-5 दिन बाद भी आना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल वेरी नॉर्मल। ये एक नॉर्मल पैटर्न होता है। और जैसे कि मैंने बताया कि शुरू शुरू में ऐसा भी होता है कि बच्चियों को 2-3 महीने आते हैं और उसके बाद फिर 2-3 महीने नहीं भी आते, तो वो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, ये है कि बहुत ज्यादा लंबा अरसा हो जाए, जैसे कि 6 से 8 महीने गुजर गए हैं और पहले आते थे 2-3 महीने, आपको बच्ची को पीरियड्स आए और उसके बाद नहीं आए, तो फिर ये कि आप डॉक्टर को दिखा दें, एक थोड़ी तसल्ली के लिए आप ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लें। अदरवाइज ये शुरू शुरू में एक पैटर्न स्टैब्लिश होने में बॉडी को काफी टाइम लगता है, तकरीबन साल लग जाता है। ठीक है। तो ये जो चेंजेस हैं ये जैसे कि मैंने आपको बताया हर महीने आती हैं। नंबर ऑफ डेज वेरी करता है, 5 से लेके 8 तक। और पैटर्न जो है वो भी वेरी करता है। कुछ को ज्यादा दिन चलते हैं, कुछ को कम दिन चलते हैं, कुछ को ज्यादा खून आता है, कुछ को ज्यादा नहीं आता, कम खून आता है, थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग होती है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है और ये हजरत हवा के टाइम से चलता आ रहा है और कयामत तक जितनी भी खवातीन आएंगी उन सबको पीरियड्स आते हैं। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल और ये हर किसी के साथ होता है। अच्छा, अब कितना खून निकलता है? अब बच्चियां हो सकता है घबरा गई हों कि अच्छा पता नहीं कितना खून निकलेगा। तो अगर आपके पास घर में टेबल स्पून है तो आप 3 टेबल स्पून पानी मेजर करके एक ग्लास में डाल दें और उस ग्लास को देखें। टोटल आपका जितना भी ड्यूरेशन है, 4 दिन है, 5 दिन है, 6 दिन है, जो भी आपका पीरियड्स का टाइम पीरियड है, उसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून पानी के सिर्फ इतना खून निकलता है, सिर्फ इतनी ब्लीडिंग होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होती। हाँ, अगर वाकई में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आप किसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड के सब चीजें सही हैं। ठीक है, नॉर्मली ऑन एट एन एवरेज इट्स 3 टेबल स्पून जो ब्लड आपका लॉस होता है, दैट्स 3 टेबल स्पून। ठीक है, और आप पीरियड्स के दौरान बच्चियां कुछ भी कर सकती हैं, कोई लिमिटेशन नहीं होती कि नहीं जी वो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। आजकल तो माशाल्लाह यहाँ पर अभी ओलंपिक्स हुए थे और उसमें तो जितनी सारी खवातीन थी वो अपना पीरियड्स पे अपना सारे स्पोर्ट्स भी खेल रही होती हैं और सारे काम कर रही होती हैं। तो ये समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स समथिंग वेरी नॉर्मल एंड अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो उसको ना परेशान नहीं होना इसमें कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अच्छा, अब मजे की बात, और ये मजे की बात मुझे भी नहीं मालूम थी। जब मैंने रिसर्च की इस प्रेजेंटेशन के लिए तब मुझे पता चला कि जितने फीमेल एनिमल्स होते हैं, जैसे मंकीज हैं, डॉग्स हैं,
काउज हैं, एलिफेंट्स हैं, बैट्स हैं, वेल्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं, उन सब की जो फीमेल्स हैं उन सबको पीरियड्स आते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग है ना, कि उन सब की फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं। और सैली राइट जो फर्स्ट अमेरिकन वुमन थी जो कि स्पेस में 1983 में गई थी, उसने अपने मेमोयर्स में लिखा है कि उसको पीरियड स्पेस में आए थे। इसका मतलब है कि आप पीरियड्स में कुछ भी कर सकते हैं, आप स्पेस पे भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड। अब मसला ये है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने हर मसले का हल कुरान में दिया है। हम बस खोलते नहीं हैं, हम पढ़ते नहीं हैं, हम देखते नहीं हैं, हर चीज़ कुरान में मेंशन्ड है। यहाँ तक कि पीरियड्स का भी अल्लाह सुब्हान व तआला ने बहुत क्लियरली कुरान में मेंशन किया हुआ है, और हमारे पास बहुत सारी हदीस भी मिलती हैं। तो यहाँ पे एक मैंने आयत ली है, सूरह बकरा की आयत है नंबर 222, कि वो आपसे पीरियड्स के बारे में या मेंस्ट्रुएशन के बारे में पूछते हैं। मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स इज़ द सेम थिंग। आप कह दीजिए कि ये एक बीमारी है, तो इसमें औरतों से दूर रहें। यानी अल्लाह सुब्हान व तआला ने उसको एज़ अ बीमारी लिया है, कि जैसे आपको कभी फ्लू हो जाता है, कभी हल्का-सा बुखार हो जाता है, खाँसी हो जाती है, तो थोड़े टाइम के लिए होती है ना वो, मतलब आप सारी ज़िंदगी तो नहीं बीमार रहते। तो ये भी थोड़े टाइम के लिए बस आपको होता है, और उसको बीमारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कभी-कभार इसमें थोड़ा-सा डिस्कम्फर्ट होता है, और ज़ाहिर है आपका खून निकल रहा है, तो एट टाइम्स बच्चियों को थोड़ी-सी वीकनेस फ़ील होती है। इस वजह से अल्लाह सुब्हान व तआला ने इसको एक बीमारी कहा है, और ये कहा है कि इसमें औरतों को तंग ना करो, तंग ना किया करो। इसके अलावा बहुत सारी हदीस भी हमें मिलती हैं, और इसमें सबसे एक फ़ेमस हदीस है कि जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज पे जा रही थीं, और ये उस टाइम की बात थी कि जब वो सारिफ़ पे पहुँची थीं, जो कि मक्का से 6 मील के फ़ासले पर है। और ज़ाहिर है उनकी नियत थी, उन्होंने अपना इहराम बाँधा हुआ था, और उनकी हज की नियत थी, और उस वक़्त उनको पीरियड शुरू हो गए थे। जब उनको पीरियड्स शुरू हो गए थे, तो वो ज़ाहिर है घबरा गईं। एक आप आपके होता है, आपका फेस पे आ जाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या मसला है? तो आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि उन्होंने खैर कुछ नहीं कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान गए थे, और आपने कहा कि आपको क्या पीरियड्स आ गए हैं? तो हज़रत आयशा ने कहा कि जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई मसला नहीं, आप पीरियड्स पे हज भी कर सकते हैं, सारे अरकान अदा कर सकते हैं। बस सिर्फ़ एक चीज़ है कि आप जो मस्जिद है, क्योंकि हरम मस्जिद में है और तवाफ़ आपका हरम में होता है, तो वो आप नहीं कर सकते। यानी कि आप काबे का तवाफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक मस्जिद है, और पीरियड्स की हालत में आप मस्जिद में नहीं जा सकते। उसके अलावा जितने भी अरकान हैं, वो आप सब कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम ये फ़र्दर आगे भी मेंशन करेंगे जो इस्लामिक रूलिंग्स हैं उसमें। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अच्छा, अब आपको कैसे पता चले कि पीरियड्स होने वाले हैं? कुछ पीरियड से पहले छोटे-मोटे सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि कभी-कभार आपको थोड़ा-सा टमी एक होना शुरू हो जाता है, कभी ऐसे थकन होना शुरू हो जाती है, कभी हेडेक होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी को हो और सारी चीज़ें हों। ये मतलब वेरिएशंस हैं, दीज़ आर सिम्पटम्स जो कि कभी-कभार हो सकते हैं। ठीक है? कभी आपका मूड ऐसे बिला वजह थोड़ा-सा इरिटेबल होगा, थोड़ा-सा खराब होगा। ठीक है? अ, इसके अलावा कभी-कभार आपका दिल चाहेगा कि आप बहुत ज़्यादा खाना खाएँ, कभी नहीं दिल चाहेगा, कभी दिल चाहेगा कि आप ना कोई खाना खाएँ, ठीक है? इसके अलावा कभी-कभार आपको लूज़ मोशंस हो सकते हैं, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, ये वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन। इसके अलावा इस एज में पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं बच्चियों को, जैसे थोड़े बहुत पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अनलेस एंड अनटिल के बहुत ज़्यादा कोई आपका मसला है पिंपल्स का, और आप उसके अंदर पस है और वो बहुत इची हो रहे हैं, और उसकी वज़ह से स्कारिंग हो रही है, तो फिर आप डेफ़िनिटली डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएँ। लेकिन अदरवाइज़ थोड़े बहुत पिंपल्स इस एज में होते हैं, सबको होते हैं। इसमें बस थोड़ी बहुत चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है, वो ये है कि एक तो ये कि आपने बार-बार अपना हाथ अपने फेस पे नहीं टच करना है। क्योंकि बज़ाहिर अगर आपका हाथ साफ भी है, तो भी उसके अंदर बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरियाज़ लगे हुए होते हैं, जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते हैं। तो बार-बार आप, क्योंकि आई नो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं, मुझे भी अभी कभी पिंपल निकलता है, मैं भी बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ। तो जब आप अपने हाथ से फेस को बार-बार टच करते हैं ना, तो वो जर्म्स और ज़्यादा आपको लगते हैं, और ज़्यादा पिंपल्स कॉज़ करते हैं। तो एक तो इस चीज़ का ख़्याल रखें कि बहुत ज़्यादा अपने मुँह को टच ना करें। दूसरा ये कि मैंने देखा है बच्चियाँ बहुत ज़्यादा मुँह धोने लगती हैं साबुन से रगड़-रगड़ के। उनको लगता है कि ये ऑयली है फेस, इस वज़ह से पिंपल्स हो रहे हैं, तो हम ये ऑयल ख़त्म कर दें तो नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है।
दिन में जो रिकमेंडेड है वो ये है कि आप सिर्फ एक मरतबा मुंह धोएं अच्छे से, जो भी आप अपना फेस वॉश यूज कर रही हैं, सोप यूज कर रही हैं, जो भी एक दफा यूज करें और मुंह धोएं, और उसके बाद बार बार नहीं धोएं। क्योंकि बार बार धोने से क्या होता है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमारी स्किन में एक नेचुरल ऑयल्स रखे हैं, एक नेचुरल स्किन का डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि बैक्टीरिया को फाइट करता है। आप इतनी दफा दिन में 4 दफा अगर मुंह धोएंगी तो वो सारा जो नेचुरल डिफेंस है वो तो सारा खत्म हो जाएगा ना। तो आपके जो जर्म्स जो लगेंगे तो आपकी बॉडी में तो कुछ होगा ही नहीं, कोई ऑयल्स ही नहीं होंगे उनको फाइट बैक करने के लिए। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के दिन में 3-4 दफ़ा 5-6 दफ़ा मुंह ना धोएं, एक दफ़ा काफ़ी है। मॉइस्चराइज रखें अपनी स्किन को। अगेन बच्चियां समझती हैं कि हमारी स्किन ऑयली है तो हमें मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं है। एट टाइम्स पिंपल्स की वजह ड्राई स्किन भी होती है, क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है, तो वो आपके पोर्स को ब्लॉक कर देती है, तो उस वजह से भी आपको पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अच्छा सा माइल्ड सा मॉइस्चराइजर यूज करें। ये सब बहुत नॉर्मल चीजें हैं। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको इन सब सिम्टम्स में से कोई ऐसा सिम्टम है जो कि बहुत सिवियर हो रहा है, कि बहुत ज्यादा आपको पेट में दर्द हो रहा है, बहुत सिवियर आपको डायरिया हो रहा है या इस तरह, तो उसमें उस सिचुएशन में फिर आप डेफिनेटली किसी डॉक्टर को दिखाएं, ताकि अगर कोई मसला है तो वो रूल आउट किया जा सके। अदरवाइज थोड़ा बहुत इस तरह की जो साइड इफेक्ट्स हैं वो होते हैं नॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, अब आपको पीरियड्स शुरू हो गए हैं, ठीक है। पीरियड्स में ज़ाहिर आप जैसे मैंने बताया कभी कभार वीकनेस हो जाती है, कभी दिल नहीं चाह रहा होता कुछ खाने का, ठीक है, तो उसमें कभी कभार टमी एक होता है। तो उसमें ये है कि आप अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका टमी एक हो रहा है और आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने काम पे, अपने स्कूल होमवर्क पे या अपनी एग्जाम्स पे फोकस नहीं कर पा रहे, तो आप अपनी मामा की परमिशन के साथ पैरासिटामोल ले सकते हैं। पैरासिटामोल इज बेसिकली अ पेन किलर। तो आप अपनी मदर से पूछ लें और उनसे उनसे परमिशन लेने के बाद आप पेन किलर ले सकते हैं। इसके अलावा आप हॉट वाटर बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर चूंकि गर्माइश होती है, तो वो ये होता है कि जब आप अपने बैग पे रखते हैं तो उससे थोड़ा सा कि आपको सुकून मिलता है। इसके अलावा बहुत सारा पानी पिएं, ऑब्वियसली पानी लाजमी है। इसके अलावा पानी के अलावा आप गर्म चीज़ें जैसे कि हम शहद, गर्म पानी में शहद और लीमू डाल के पी सकते हैं। जिंजर टी हम बना के पी सकते हैं। नॉर्मल जो रेगुलर टी है वो पी सकते हैं। हॉट चॉकलेट, आई एम श्योर बच्चियों का फेवरेट होगा, मेरा भी बहुत फेवरेट है। हॉट चॉकलेट हम बना के पी सकते हैं, मतलब गर्म चीज़ें हम बना के पी सकते हैं, ताकि थोड़ा सा हमें आराम मिले। अगर बहुत ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, तो इट्स बेटर कि आप अपनी मामा को बताएं और वो फिर आपको डॉक्टर के पास लेके जाएंगी। और ये कि कभी कभार जैसे कि मैंने कहा कि कभी मूड आपका ख़राब हो जाता है बिला वजह, क्योंकि ये सारा हार्मोन्स पे होता है, आपकी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जो सिम्टम्स हैं, ये सारे आपके हार्मोन्स की वजह से कॉज हो रहे होते हैं। तो ये कि कभी आप अगर देखें कि आपकी मामा गुस्से में है, बड़ी बहन गुस्से में नाराज है, चिड़चिड़ी हो रही हैं, फजूल में उनका मूड मूड खराब है, कुछ ऐसा हुआ भी नहीं है, तो क्या पता कि उनको पीरियड्स हो रहे हों। तो थोड़ा सा कंसिडरेट हो जाएं, थोड़ा सा ख्याल रखें दूसरों का भी, अपना भी डेफिनेटली, आप जैसे कि आपकी मामा आपका ख्याल रखेंगी। जी नेक्स्ट स्लाइड। जी ये स्लाइड शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी वीडियो प्ले करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं कि जैसे अब आपको बच्चियों को पीरियड शुरू हो गए हैं, अब उनको खून आ रहा है, अब क्या किया जाए। नॉर्मली अगर आपका हाथ कटता है या आपके टांग में कोई कट आता है तो आप क्या करते हैं, आप उंगली में अगर कोई कट आता है तो आप बैंडेज लगाते हैं, ठीक है, आप बैंडेज लगाते हैं। तो इसी तरह हम पीरियड्स के दौरान एक चीज यूज करते हैं जिसको हम पैड्स कहते हैं या सैनिटरी नैपकिन्स कहते हैं। तो हम ये पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे बात करती हूँ। जी, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने तरीका दिखाया है उन बच्चियों को जो कि फर्स्ट टाइम जो ये सेशन ले रही हैं,
कि पैड्स किस तरह लगाते हैं पैंटी के ऊपर और किस तरह पहनते हैं। इसमें बस कुछ चीज़ों का हमने ख़्याल रखना होता है। वो सबसे पहले ये कि आपको हाइजीन का अपना बहुत ख़्याल रखना है। जैसे कि आप अगर जा रहे हैं बाथरूम में, तो आप कुछ भी यूज़ करने से पहले अपने हैंड्स अच्छी तरह से वॉश कर लें। मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि इस तरह के पैड्स एक आप छोटा-सा पाउच बना लें, कोई छोटा-सा बैग हो, पाउच हो, जिसके अंदर एक आपका सैनिटरी नैपकिन हो या पैड हो, साथ एक पैंटी हो और साथ एक जो सैनिटाइज़र्स आते हैं या हैंड वाइप्स आते हैं, वो आप अपने पास रख लें। और ये पाउच आपके पास हर जगह, जहाँ आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह से लेके शाम तक कहीं आपने जाना है, मॉल जाना है या अपने नाना-दादी के घर जाना है, नाना-नानी के घर जाना है, दादा-दादी के घर जाना है, या कहीं बीच पे आप जा रहे हैं, आउट ऑफ सिटी आप जा रहे हैं, जो लॉन्ग जर्नीज़ होती हैं, हमेशा ये छोटा-सा पाउच अपने पास रखें, क्योंकि आपको कभी पता नहीं होता। एट टाइम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि ज़रूरी नहीं होता कि एग्ज़ैक्ट एवरी मंथ उसी डेट पे पीरियड शुरू हों, कभी आगे-पीछे भी हो जाते हैं। तो उस केस में आपके पास ये एक पाउच होगा, तो आपको टेंशन नहीं होगी, आपको पता होगा कि आपके पास सारी चीज़ें हैं, और अगर कहीं कुछ स्टार्ट हो जाता है तो यू कैन यूज़ दीज़। और अगर आप नहीं भी यूज़ करना चाह रहे, तो हो सकता है आपकी कोई फ्रेंड हो, बहन हो, कोई और हो जिसको ज़रूरत पड़ जाए, तो ये एक तरह से आपके लिए सदका जारिया भी होगा। तो आप ये छोटा-सा पाउच बना के, ये छोटा-सा बैग, उसके अंदर एक पैड, एक पैंटी और एक अपना जो हैंड वाइप्स होते हैं या सैनिटाइज़र्स होते हैं, वो डाल के हमेशा अपने साथ रखें। अगर सपोज़ आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे अब कोई पैड नहीं है, आपके पास नहीं है, कोई इस तरह की किट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो उस केस में सपोज़ आप जैसे स्कूल में हैं, तो उस केस में फिर आप ये कर सकते हैं कि आप जो टॉयलेट पेपर होता है उसको फ़ोल्ड करके 5-6 फ़ोल्ड्स करके वो भी आप लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये ऑब्वियसली एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। बेस्ट तो ये है कि आप प्रिपेयर्ड हों, आपके पास किट हो। लेकिन ये आप कर सकते हैं, या फिर ये कि आप दुपट्टा अपना या अपना स्वेटर या हुडी जो भी आपने यूज़ किया कर रहे हैं, या शॉल है आपके पास, वो अपनी वेस्ट के अराउंड लगा सकते हैं। मतलब ये सब एक टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं। बेहतर यही है कि आपके पास एक किट हो मौजूद, कि जिसके अंदर आपकी ज़रूरत की चीज़ें हों। पुराने ज़माने में ये तो पैड्स जो है आज से कोई मेरे ख़्याल से 20-25 साल पहले ही आना शुरू हुए हैं। उससे पहले तो ये इस तरह के पैड्स नहीं आते थे, और कॉटन वग़ैरह होती थी, गॉज़ होती थी, और उससे भी पहले जैसे हमारी नानियाँ, दादियाँ जो बताती हैं, उनके ज़माने में तो कपड़े होते थे, कि वो कपड़ों के पीसेस जो हैं वो यूज़ करती थीं, और वो फिर जो है ना उनको फिर दोबारा से धोने पड़ते थे और दोबारा से उनको सुखा के दोबारा से यू यू यूज़ करने पड़ते थे। तो उनका तो बड़ा, मैं कभी-कभार सोचती हूँ कि बड़ा टफ़ उनका वो था। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी सहूलत है कि हमारे पास डिस्पोजेबल पैड्स हैं, कि हम वो आराम से यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके हम उनको फेंक सकते हैं। जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अच्छा, अब वैसे तो आपने हर हर वक़्त ही अपनी हाइजीन का बहुत ख़्याल रखना होता है, लेकिन पीरियड्स के दौरान स्पेशली बच्चियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपना हाइजीन का ख़्याल रखें। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर आई एम श्योर साइंस की होंगी, स्टूडेंट्स होंगी, बच्चियाँ होंगी जिन्होंने साइंस में पीएच स्केल के बारे में पढ़ा होगा। पीएच स्केल बेसिकली एक स्केल है जिस पे जितने भी दुनिया के लिक्विड्स हैं, उनको मेज़र किया जाता है। 3 कैटेगरीज़ होती हैं, एक होता है एसिडिक लिक्विड, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है अल्कली लिक्विड। जो एसिडिक लिक्विड होता है, वो तो जैसे नाम से आपको पता लग रहा है, एक तेज़ाबियत होती है उसके अंदर, और उसका पीएच जो है वो 7 से ऊपर होता है, यानी कि 6, 5, 4 इस तरह। जो न्यूट्रल पीएच है वो पानी है। पानी इज़ द मोस्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, इसलिए उसका पीएच 7 है। और उसके बाद जो अल्कली है वो 8, 7 टू डाउनवर्ड्स, यानी 8, 9, 10, ये सारे अल्कली होते हैं, और ये थोड़ा-से नमकीन होते हैं। उनको हम सॉल्टिश जिसे कहते हैं। ठीक है? अब यूजुअली क्या होता है कि आप जब आप पेशाब करते हैं, तो वो जो पेशाब होता है दैट इज़ एसिडिक इन नेचर, ठीक है? तो उसका पीएच टुवर्ड्स 5 और इस तरह से होता है। तो वो एक आपको ना एसिडिक एनवायरनमेंट दे रहा होता है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से इतना अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि इस एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से कोई भी जर्म्स, बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर नहीं दाखिल हो पाते, क्योंकि वो तेजाबियत जो है उनको मार देती है। अब होता ये है कि जब आपको पीरियड्स आना शुरू होते हैं, तो जो ब्लड है वो अल्कलीन नेचर होता है, वो टुवर्ड्स न्यूट्रल न्यूट्रल और टुवर्ड्स अल्कलीन नेचर होता है, इट्स नॉट एसिडिक। तो आपकी जो एनवायरनमेंट होती है पीरियड्स के दौरान, वो एसिडिक से अल्कली में चेंज हो जाती है।
इस वजह से इस टाइम ऑफ द मंथ पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको इन्फेक्शन लग जाए, क्योंकि अब वो एक नेचुरल जो अल्लाह ताला ने डिफेंस रखा था एसिडिक एनवायरनमेंट वाला, वो अब नहीं रहा। ठीक है, अब अल्कली एनवायरनमेंट हो गया, तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको इन्फेक्शंस लगें। इसलिए बहुत ज्यादा पीरियड्स के दौरान ख्याल रखें अपनी हाइजीन का। जब आप बाथरूम जाएं, सबसे पहले अपने हाथ अच्छी तरह से साबुन से वॉश करें। बेशक आपके हाथ साफ हैं, अपेरेंटली जर्म्स उसके ऊपर नहीं, कुछ गंद नजर आ रहा, लेकिन यू नेवर नो, आप अच्छे से अपने हाथ साफ करें। उसके बाद फिर आपने अपना जैसे साफ किया, अपना पेशाब किया, और आपने इस्तंजा हम जिसे कहते हैं, हम साफ करते हैं। साफ करने में भी जो मूवमेंट है वो फ्रंट टू बैक होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा याद रखें, जो आप साफ करते हैं, जो आप धोते हैं, खुद को वॉश करते हैं, वो फ्रंट टू बैक होनी चाहिए आपकी मूवमेंट। अगेन, बैक टू फ्रंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे अगेन इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं। तो आपने अपने आप को सही तरह से वॉश कर लिया, उसके बाद आपने अपने आप को ड्राई करना है। ठीक है, आपने फौरन से पैड उठा के नहीं पहन लेना, अच्छी तरह से अपने आप को ड्राई करना है, क्योंकि अगेन आप अगर उस गीलेपन में ही पैड लगा देंगे तो पैड भी गीला हो जाएगा, और वो एक गीली डैम्प एनवायरनमेंट आपको मिलेगी, और उसमें जो है जो फंगल ग्रोथ है उसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, फंगल इन्फेक्शंस के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा इस चीज का ख्याल रखें कि हर चीज ड्राई हो, सुखा लें, टिश्यू पेपर यूज कर लें, वाइप्स यूज कर लें। आप कोई ऐसा टॉवल रख सकते हैं इस काम के लिए, कोई ऐसा कपड़ा रख सकते हैं, लेकिन जाहिर है फिर उसको भी अच्छी तरह से आपने वॉश करना है, उसकी भी हाइजीन का आपने ख्याल रखना है। आपने अपने आप को अच्छे से ड्राई कर लिया, उसके बाद आपने पैड लगाया, और पैड ऑब्वियसली फिर पैंटी आपने ऊपर कर ली, और इस तरह से आप 4 to 5 आवर्स एक पैड में आराम से आप गुजार सकते हैं। उसके बाद एट टाइम्स ज्यादा ब्लीडिंग अगर नहीं भी हो रही, तो भी अब डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि आप फ्रिक्वेंटली पैड्स चेंज करें। ये ना हो कि आपने एक पैड लगाया है, वो सुबह से लेकर रात तक आपका लगा रहा है, और चूंकि आपकी इतनी ज्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही तो आप समझ रहे हैं कि नहीं, आपको जरूरत नहीं चेंज करने की। नहीं, आप चेंज कर लें, क्योंकि अगेन जितना ज्यादा देर वो जो भी है उसके अंदर थोड़ा बहुत डिस्चार्ज है, खून है, जो भी लग रहा है, वो अगेन आपको एक वेट एनवायरनमेंट दे रहा है। तो इसलिए हर 5 से 6 घंटे बाद या 4 से 5 घंटे बाद आप अपना पैड चेंज कर लिया करें, इससे मिनिमम चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के। ठीक है। अच्छा, अब ये जो ब्लड होता है, ये बेसिकली जैसे अब हमारी अगर उंगली कट जाए, या अगर हमारे जिस्म के किसी भी कोने से अगर खून निकले, तो वो जो खून होता है वो साफ होता है। ठीक है, अगर वो कपड़े पे लग जाए या कहीं गिर जाए तो कोई मसला नहीं होता। ये वाला जो खून होता है, ये इसमें बेसिकली आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस खून को अगर ये कहीं आपकी ट्राउजर पे लग जाए, शलवार पे लग जाए, पैंटी पे लग जाए, तो इसको धोना लाजमी है, क्योंकि इसके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप इसको छोड़ दें कि अच्छा मैं 3-4 दिन बाद धोऊंगी, तो थोड़ा सा ये भी होता है कि ब्लड का जो रंग होता है वो फिर पक्का हो जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अगर कभी आपकी शलवार पे कुछ लग गया हो स्टेन, या पैंटी पे स्टेन लग गया हो, तो उसी के वक्त हाथ के हाथ आप उसको धो लें, ताकि कि उसका फिर वो स्टेन रह ना जाए। अच्छा, हमारे हमें सुन्नत से ये एक वाकया मिलता है, आप हजरत आयशा रजी ताला अन्हा की नरेशन है कि वो ये करती थी कि उस जमाने में ज़ाहिर है अब हमारे पास तो कपड़े हैं, हम अगर चाहें तो पैंटी फेंक भी सकते हैं, शलवार फेंक भी सकते हैं, लेकिन उस वक्त उनके पास तो इतने कपड़े नहीं मौजूद होते थे। तो वो क्या करती थी कि वो रगड़ती थी उस स्टेन को, और 3 दफा अच्छे से रगड़ने के बावजूद भी अगर वो स्टेन लगा रहता था, तो वो कहती थी कि इसको ऐसे ही पहन लो, कोई मसला नहीं है, बेशक उसके ऊपर स्टेन लगा हुआ है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उस ट्राउजर को या पैंटी को। लेकिन शर्त यह है कि आपने 3 दफा कम अज कम अच्छे से उसको रगड़ना है, ताकि उसका निशान कम हो जाए। अगर बिल्कुल नहीं जा रहा तो भी कोई मसला नहीं, आप बेशक ना फेंकें, आप वो दोबारा से यूज कर सकती हैं वो कपड़ा। ठीक है, इसके बाद फिर आपने अ, अपना पैड चेंज किया। चेंज करने के बाद फिर आपने दोबारा से अपने हैंड्स वॉश करने हैं, अच्छी तरह से हाथ वॉश करके, और आप बाहर आ जाएं। और क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आपके जब हार्मोन्स, ये फीमेल हार्मोन्स बॉडी में रिलीज हो रहे होते हैं, तो बहुत सारी चेंजेस आती हैं। उन चेंजेस में एक हेयर ग्रोथ है कि आपकी अंडर आर्म हेयर ग्रोथ और प्यूबिक हेयर ग्रोथ हो जाती है। तो अब आपको लाजमी है कि आप इस एज में, क्योंकि ये एज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बलूगत की एज कहलाई जाती है, कि इसमें अब ये कहा जाता है कि बच्ची बालिग हो गई है।
तो इस वक्त फिर आपको अपने जो हेयर्स हैं, अंडर आर्म के हेयर्स और प्यूबिक हेयर्स, ये हर महीने रिमूव करना लाजमी हो जाते हैं। अब ये किस तरह से रिमूव करते हैं, इसमें बहुत डिफरेंट चीजें आती हैं। कुछ लोग रेजर यूज करते हैं, कुछ क्रीम्स आती हैं, वैक्सिंग करवाती हैं। वो आप अपनी मदर से पूछें, आप अपनी मदर से कंसल्ट करें, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकेंगी कि आपके लिए कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड। जी, अब इस्लामिक रूलिंग्स की तरफ हम आते हैं कि पीरियड्स के दौरान इस्लाम की क्या रूलिंग्स हैं, अल्लाह ताला के क्या अहकामात हैं। अब अल्लाह सुब्हान व तआला को पता था कि पीरियड्स के दौरान हमने बाकी तो सारे काम करने ही हैं, अपने एग्जाम्स भी देने हैं, टेस्ट भी देने हैं, और माओ ने बच्चों का भी ख्याल रखना है, खाना भी पकाना है, जॉब पे भी जाना है, सारी चीज़ें करनी है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपनी तरफ से रियायत दी कि अल्लाह सुब्हान व तआला के जो हुकूक हैं, हुकूकुल्लाह, जो इबादात हैं, उसमें अल्लाह ताला ने तखफीफ दे दी। वो किस तरह? वो इस तरह कि ये बच्चियों के लिए बड़ी गुड न्यूज़ है कि जब आपको पीरियड्स होते हैं तो उस पूरे अरसे में जितने भी दिन वो चलते हैं, 8 दिन 10 दिन, उसमें आप नमाज नहीं पढ़ते। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तखफीफ है हमारे लिए कि आप नमाज छोड़ दें। इसी तरह रमज़ान के महीने में रोज़े, या इवन अगर आप नफ़ली रोज़े रख रहे हैं तो वो भी आप पीरियड्स के दौरान नहीं रखते, आप छोड़ देते हैं। अच्छा, जो नमाज है उसकी कोई क़ज़ा नहीं है, ठीक है? अल्लाह सुब्हान व तआला ने ये नहीं कहा कि अच्छा आपने सपोज़ 5 दिन आपको पीरियड्स आए हैं तो आप 5 5 इंटू 5 35 35 नमाज़ें आपने दोबारा से पढ़नी है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने ये नहीं कहा, कोई नमाज की क़ज़ा नहीं है। लेकिन जो रोज़े हैं वो आपके जो रमज़ान के रोज़े मिस हो रहे हैं उनकी क़ज़ा है, वो आपको बाद में साल में किसी भी टाइम आपको वो रखने हैं। सपोज़ आपके 7 मिस हुए, 8 मिस हुए पीरियड्स की वज़ह से, तो वो आपको बाकी साल में किसी भी टाइम जो भी आपको अच्छा लगता है, सर्दियों में अगर आप रख सकते हैं, उसमें रोज़े रखना ज़्यादा आसान होते हैं, लेकिन वो आपको गिनती पूरी करनी है। नमाज़ की आपको कोई क़ज़ा नहीं है, और ये कितनी अल्लाह ताला की एक मर्सी है ना, एक रहमत है हमारे लिए कि नमाज़ तो वरना अगर जिसके 10 दिन चलते हैं तो उसके तो कितने 50 नमाज़ें हो जाती हैं, तो बंदा तो सारा महीना बस सिर्फ़ वो क़ज़ा नमाज़ें ही पूरी करता रहता। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी हमारे लिए एक ब्लेसिंग है कि हमारे लिए नमाज की कोई क़ज़ा नहीं है, लेकिन हमारे लिए रोज़े की क़ज़ा है। और ये क़ज़ा ऐसी क़ज़ा है जो कि हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, यानी कि ये रोज़े रखना आपके ऊपर लाज़िम है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक कर्ज़ है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप अपनी वसीयत लिखें, जो कि सबको लिखनी चाहिए, बच्चों को, बड़ों को, तो उसमें आप मेंशन करें, अगर आपके रोज़े कुछ रह गए हैं, पूरे नहीं हुए, तो आप उसमें ज़रूर मेंशन करें कि मेरे इतने क़ज़ा रोज़े रहते हैं, क्योंकि ये आपके ऊपर एक अल्लाह का कर्ज़ है, जो कि आपको अदा करना है। और बेहतर यही है कि आप जितनी जल्द से जल्द ये अदा कर लें, तो उतना बेहतर है। आप अगले रमज़ान का वेट ना किया करें कि अगला रमज़ान आएगा तो उससे 1-2 हफ़्ता पहले मैं रख लूँगी। जितने जल्दी हो सकता है, क्योंकि हमें ज़िंदगी का हमारे कोई भरोसा नहीं होता। ठीक है? तो ये नमाज़ का हो गया, रोज़ों का हो गया। अब हज का, जैसे कि मैंने पहले बताया था, तमाम अरकान आप अदा कर सकते हैं। सिर्फ़ आप ये कि तवाफ़ नहीं कर सकते काबा का, क्योंकि काबा मस्जिद हराम में है और मस्जिद में आप एंटर नहीं हो सकते। पीरियड्स की हालत में आप मस्जिद में नहीं जा सकते, मस्जिद में रुक नहीं सकते। हाँ, ये है कि आपकी अम्मी मस्जिद में अंदर बैठी हुई हैं और आपके बाबा कहते हैं कि बेटा अम्मी को बुला के ले आओ, तो आप अंदर जाके उनको बुला के ला सकती हैं, मतलब बुलाने के लिए आप जा सकती हैं, लेकिन आप वहाँ रुक नहीं सकती, ठीक है? मस्जिद के अंदर आपने बैठना नहीं है, वहाँ पे आपने स्टे नहीं करना। इसके अलावा जब कुरान की बारी आती है, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जो कुरान पढ़ रही होती हैं, स्टूडेंट्स होती हैं, हिफ्ज़ कर रही होती हैं, या फिर जैसे हम हैं, टीचर्स हैं, हम पढ़ा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं पीरियड्स में भी, बस सिर्फ़ एक बात का ख़्याल आपने रखना होता है कि आपने जो मुसाफ़ है, जो कुरान का की जो बुक फ़ॉर्म है, उसको अपने हाथों से टच नहीं करना। उसके लिए आप ग्लव्स पहन लें, या कोई आप स्कार्फ़ यूज़ करें, कोई टॉवल यूज़ कर लें, साफ-सुथरा टॉवल, कोई कपड़ा यूज़ कर लें, या आपके प्लास्टिक के ग्लव्स हों या आपके वूलन ग्लव्स हों। बस आपने अपने बेयर हैंड से कुरान के मुसाफ़ को, कुरान की बुक को टच नहीं करना है, ठीक है? उसके अलावा आप फिर ये कुरान पढ़ा भी सकते हैं और आप पढ़ भी सकते हैं। जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अच्छा, अब आपके पीरियड्स सपोज़ के 7 दिन चले, ठीक है? 7वें दिन आपको लगता है कि अब खून आना कम हो गया है, या जैसे आपके जो पैड्स हैं वो अब क्लीन
आपको नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर कोई ऐसा वो नहीं है जैसे नो रेड या ब्राउन इस तरह के आपको नहीं नजर आ रहा कुछ उसके ऊपर, तो इसका मतलब है कि आपके पीरियड्स अब खत्म हो गए हैं। ठीक है, जब आप ये इंडिकेशन देख लें कि आपके पैड्स अब साफ हैं, उसके ऊपर नहीं है कुछ इस तरह का, तो फिर आप क्या करते हैं, आप गुस्ल लेते हैं। ये गुस्ल बहुत लाजमी है, इसके बगैर आप नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकते, इसलिए ये लाजमी लेना है। अब ये गुस्ल कैसे लेना होता है, ये बेसिकली इसमें सबसे पहले आपको नियत करनी होती है। इसकी कोई दुआ नहीं है, कोई ऐसे लफ्ज नहीं है, बस सिर्फ आपने अपने दिल में नियत करनी है कि आपने गुस्ल करना है, क्योंकि आप पीरियड से पाक हो रही हैं। आप नियत कर लें, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है नियत। उसके बाद फिर आपने जो भी पहना हुआ होता है, जैसे कोई ज्वेलरी आपने पहनी है, इयररिंग्स पहने हैं, ये सब चीजें आपने, रिंग्स वगैरह पहनी है, सब आपने चीजें उतारनी होती हैं। नेल पॉलिश अगर आपकी लगी हुई है तो उसको भी आपने रिमूव करना है। क्यों? इसलिए कि आपका जो, जब आप शावर लें तो आपका पानी हर जगह पे लगना चाहिए, आपकी कोई जगह गीली नहीं रहनी चाहिए। तो एट टाइम्स होता है कि जैसे रिंग्स होती हैं उसमें बड़े स्टोन्स लगे होते हैं, तो अगर हम वो रिंग पहन के चले जाएं बाथ में या शावर में, तो वो जगह ड्राई रह जाती है। नेल पॉलिश अगेन, क्योंकि नेल पॉलिश से वजू ही नहीं होता, तो वो भी रिमूव करना जरूरी होती है। तो इसके बाद फिर आपने अपनी बाल खोलने हैं। आपने अगर चोटी बनाई हुई है, पोनीज बनाई हुई हैं, तो वो सारे अपने बाल भी खोलने हैं। हेयर बैंड्स लगाए हुए हैं तो वो भी रिमूव कर दें, क्योंकि बालों की भी जड़ों तक पानी जाना चाहिए पीरियड्स में। ठीक है, उसके बाद आप फिर अपने बाथरूम में चले जाएं। आप जिस तरह से भी शावर लेते हैं, आप शावर हेड के नीचे खड़े हो जाते हैं, आप बाथ टब में लेते हैं, आप बाल्टी मग्गे के साथ लेते हैं, जिस तरह भी लेते हैं वो इट्स अप टू यू। आपने बस सिर्फ ये ख्याल रखना है कि आपकी बॉडी का हर पार्ट गीला होना चाहिए, कोई भी पार्ट आपका ड्राई ना रहे। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, आप क्या करते थे कि आप पहले ऑब्वियसली नियत करते थे, नियत करके आप बाथरूम में जाते थे, अपने आप को साफ करते थे, इस्तिंजा हम जिसे कहते हैं। साफ करने के बाद फिर आप अपने हाथ धोते थे। हाथ धोने के बाद आप फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के वजू की नियत करते थे और वजू करते थे। वजू करने के बाद फिर आप 3 मग्स लेते थे पानी के भरे हुए, और वो अपने ऊपर इस तरह डालते थे कि आपका जिस्म का हर एक पार्ट जो है वो गीला हो जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले राइट साइड से शुरू करते थे, जो पानी होता था वो राइट साइड पे डालते थे, फिर लेफ्ट साइड पे डालते थे, और फिर मिडिल में डालते थे। तो मिनिमम इज 3, वो 3 मग्स यूज करते थे, क्योंकि जाहिर है उस जमाने में पानी इतना फरावानी से नहीं अवेलेबल था जिस तरह हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिनिमम इज 3 मग्स। लेकिन अब जाहिर है आपके पास पानी है, आप शावर के नीचे खड़े हो जाएं, आप मग यूज करना चाहें तो वो यूज करें, जैसे आपको इजी लगता है आप ऐसे यूज करें। बस मेन जो इशू है वो ये है कि आपकी बॉडी का हर पार्ट गीला होना चाहिए। और इसमें ये भी है कि इसका ये मतलब नहीं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पानी बहुत सारा है तो हम उसको वेस्ट करें, जो कि अक्सर कभी कभार बच्चियां करती भी हैं। तो इसका भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि पानी वेस्ट ना हो, उतना ही पानी आप इस्तेमाल करें जितना कि आपको चाहिए, आपको अपने आप को पाक करने के लिए। ज्यादा पानी वेस्ट करना भी हमारी दीन के खिलाफ है। तो आपने अपने आप को अच्छी तरह से धो लिया। उसके बाद जो वजू की बात है वो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि आप पहले भी कर सकते हैं, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले करते थे, और कुछ कहते हैं कि आप बाद में भी कर सकते हैं, आप शावर लेके फिर बाद में भी वजू कर सकते हैं, लेकिन वजू लाजमी है। और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ये करते थे कि एंड में आप अपने पानी धोते थे, अपने पाँव धोते थे, क्योंकि होता ये था कि उस जमाने में ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, जहाँ पे भी हम वहाँ पे नहाते थे, जो भी शावर लेते थे, तो पानी वहां पे जमा हो जाता था। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड में अपने पाँव धोते थे, ताकि वो जो जहाँ पे जो पानी जमा है तो उससे भी पाँव साफ हो जाएं और पाँव गंदे ना रहें। ठीक है, तो ये एक सुन्नत तरीका है, आपकी मर्जी आप जिस तरह से भी फॉलो करें। बस ये कि नियत और ये कि वजू और आपका हर बॉडी का पार्ट गीला होना चाहिए। इसके अलावा जो सहाबियात हैं वो क्या करती थी कि उस जमाने में अब परफ्यूम्स और इस तरह की चीजें तो नहीं होती थी हमारे पास, तो फ्रेग्रेंट सोप्स हैं, शावर जेल्स हैं, बॉडी वॉशेस हैं, इतने खूबसूरत, इतने अच्छी अच्छी स्मेल वाले। उस जमाने में इस तरह की चीजें नहीं होती थी, तो वो क्या करती थी, वो एक कपड़े के ऊपर धुआं देती थी, जो बखूर का धुआं होता है यहाँ पर बहुत रेडिली अवेलेबल होता है, उसकी धुनी देती थी, और उससे क्या होता था, वो कपड़ा खुशबूदार हो जाता था। और वो कपड़ा वो फिर अपना जो नीचे जहाँ से पेशाब आता है वहां पे रखती थी। तो वो बेसिकली उनका एम ये होता था कि जो एक जैसे ब्लड की एक मखसूस स्मेल होती है वो खत्म हो जाए और वो थोड़ा सा फ्रेग्रेंट हो जाए। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ऐसे साबुन हैं, ऐसे बॉडी वॉशेस हैं, हम वो यूज कर सकते हैं।
तो उससे ये कि हमारी ना सिर्फ ये कि मैल निकलती है बल्कि हमारी जिस्म में खुशबू भी आ जाती है। ठीक है, अब आपने गुस्ल कर लिया, अब आपके ऊपर सलाह फर्ज है, अब आप आराम से जो भी आपकी उस वक्त की नमाज है वो आराम से आप पढ़ सकते हैं। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, तो अब पीरियड्स आपको शुरू हो गए हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या सबको बताना चाहिए पकड़ पकड़ के कि जी मुझे पीरियड शुरू हो गए हैं, या आप डिनर टेबल पे बैठे हुए हैं और आपको सबके सामने ऐलान करना चाहिए, आपके अब्बू भी बैठे हैं, भाई भी बैठे हैं? तो ऐसा नहीं है इस्लाम में, थोड़ा सा ये कि शर्मो हया लिहाज का ख्याल रखा जाता है। तो आप ये सारी बातें सबके सामने करना अच्छी बात नहीं है। आप अपनी मदर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, बहन बड़ी बहन है उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं, कोई आपकी खाला है, मामी है, कोई क्लोज ऐसा रिलेशन है आपका जो कि आपको लगता है कि आपकी अच्छे से आपकी बात सुन सकेगी, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी भाइयों से और ऐसे रिलेशन से जैसे कजन्स हो गए, इनसे डिस्कस करना ये हमारे मजहब में शर्मो हया के खिलाफ आता है, तो ये थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखें। अब आप जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप बालिग हो गई हैं, हम बलूगत में आ गई हैं, और जैसे ही बच्ची बालिग होती है तो उसके ऊपर महरम और नामहरम के रोल्स भी अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आई डोंट थिंक हमारे पास इतना कोई टाइम है कि हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करें। मैं बस हल्का सा थोड़ा सा टच करूंगी कि महरम और नामहरम क्या होता है। बेसिकली महरम वो सारे आपके खून के रिश्ते जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज हैं, जैसे आपके अब्बू हैं, भाई हैं, बेटे हैं, शौहर हैं, नाना हैं, दादा हैं, अंकल्स हैं, ये सारे जो रिश्ते हैं ये आपके महरम रिश्ते हैं। इनके सामने आप बाल भी खोल सकते हैं, इनके सामने बेशक आपने हाफ स्लीव्स पहननी है वो पहन ले, आप मेकअप कर लें, बन सवर लें, ठीक है, ये आपके महरम रिश्ते हैं, आप इनके सामने ये कर सकती हैं। ना महरम वो रिश्ते हैं जो कि आपके ब्लड रिलेशंस नहीं है, कुछ ब्लड भी हैं जैसा कजन्स हैं, वो भी आपके नाम महरम है, हालांकि उनका आपसे ब्लड रिलेशन है लेकिन वो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो कजन्स आपके नाम महरम हो जाते हैं, पड़ोसी में अंकल जो रह रहे हैं वो नाम महरम है, बस ड्राइवर नाम महरम है, शॉपकीपर्स नाम महरम है, ये सारे लोग आपके लिए नाम महरम है। नाम महरमों के सामने आप इस तरह बाल खोल के, शॉर्ट स्लीव्स के साथ, मेकअप करके और इस तरह खुले डुले होके नहीं जा सकते, ठीक है, वो उसमें पर्दे के काम आ जाते हैं कि आपने अपने आप को कवर रखना होता है, आपके कपड़े इस तरह हो कि जो बहुत ज्यादा टाइट ना हो, सी थ्रू ना हो, तो ये सारे महरम और नामहरम के अहकामात हैं जो कि जैसे ही बच्चियों को पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं तो उनके ऊपर ये लागू हो जाते हैं। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, एंड में ये कि आपको हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हों जो कि समझ ना आ रही हों, क्योंकि स्पेशली बच्चियों को जब फर्स्ट टाइम आते हैं वो थोड़ी सी घबराई हुई होती हैं, चाहे उनको कितने ही सेशंस उन्होंने लिए हुए हों, लेकिन फर्स्ट जो आपका एक्सपीरियंस जो आप जिसमें गुजर रही होती हैं, तो उसमें थोड़ा सा इट्स वेरी नेचुरल कि थोड़ा बंदा परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। तो उस सिचुएशन में द बेस्ट थिंग इज टू टॉक टू योर मॉम। आपकी माँ आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगी, क्योंकि देखें वो उन सब चीजों से गुजर चुकी हैं, उस एज से, उस एक्सपीरियंस से गुजर चुकी हैं। आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप यही देखते हैं ना कि कौन सा सबसे एक्सपीरियंस डॉक्टर है, या आप अगर किसी टीचर से पढ़ते हैं, कोई ट्यूशन लेते हैं, तो उसका भी आप एक्सपीरियंस देखते हैं ना कि इस टीचर ने कितना पढ़ाया हुआ है, कितना क्या एक्सपीरियंस है इसका, ठीक है। तो जब आप बात करते हैं इन टॉपिक्स के मामले में, या कोई भी आपकी जिंदगी में कोई भी मसला आ रहा है, कोई भी इशू है, नॉट जस्ट पीरियड्स, कोई भी इशू आ रहा है, तो आपको उससे बात करनी चाहिए ना जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ना कि आप अपनी फ्रेंड से जो आपकी हम उम्र है उससे बात करना शुरू हो जाए, ठीक है, वो हो सकता है ना कुछ पर्सपेक्टिव दे, लेकिन जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है वो आपको ज्यादा सही मशवरा देगा। और जो माँ की मोहब्बत और जो माँ का खुलूस होता है अपने बच्चों के लिए, वो तो इट्स अनमैचेबल, वो कोई मैच नहीं कर सकता। तो क्योंकि आपकी माँ उन सब एक्सपीरियंसेस से, वो सारी एज से गुजर चुकी हैं, शी विल बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू जहाँ पे भी अगर आपको कोई जिंदगी में मसला हो। तो कीप योर मॉम एज योर बेस्ट फ्रेंड। आई नो कि आपकी बेस्ट फ्रेंड कोई और होगी, आपकी क्लास फेलो होगी या कोई कजन होगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा हकीकत वाली बात है कि आपकी माँ से ज्यादा अच्छा आपका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन कर रहे हैं। आपको कोई इस वीडियो, इस प्रेजेंटेशन से कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए। बस मैंने जैसा कि पहले भी कहा था
कि थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें कि हमारे पास 8-9 साल की बच्चियां हैं जो कि सुन रही हैं, तो जो आप क्वेश्चंस पूछें वो एज अप्रोप्रिएट हों, ऐसे क्वेश्चंस ना हों। और दूसरी बात ये कि फिक्की क्वेश्चंस ना पूछें, उसके लिए हम आपको एक नंबर दे देंगे व्हाट्सएप पे, तो जो क्योंकि मेरा इतना नॉलेज नहीं है, तो जो फिक्की क्वेश्चंस हैं वो आप वहाँ पर हमारे स्कॉलर्स होते हैं, उनसे आप रुजू कर सकते हैं। जी प्लीज क्वेश्चंस। जी वो मैं ये पूछना चाहती थी कि जब लाइक स्कूल होता है तो फिर आप इस्लामियात की बुक तो लेके जाते हैं, तो लाइक आप उसको हाथ लगा सकते हैं जब आपको होते हैं पीरियड्स? जी, इस्लामिया की बुक पे डिपेंड करता है कि क्या है। अगर तो सब उर्दू में लिखा हुआ है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर उसके अंदर अरबिक टेक्स्ट है, जैसे कुरान की सूरतें हैं काफ़ी सारी, तो फिर ये है कि फिर आप कोई ऐसा स्कार्फ ले जाएँ, या जो वो आते हैं हैंकरशिप्स आते हैं, रुमाल वगैरह आते हैं, वो ले जाएँ, उससे पकड़ के कर लें। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी जो इस्लामिया की बुक है उसमें क्या लिखा हुआ है। मैंने पूछना था, मेरी बेटी का जैसे हेयर ग्रोथ हो रही है तो उसके लिए कौन सा तरीका बेस्ट है? प्लेन कट है वो रेजर वाला? यस। जी, ये तो आप देखें हर किसी का अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि बच्चियाँ जैसे बहुत छोटी होती हैं तो वैक्सिंग चूँकि काफ़ी पेनफुल होती है तो वो उसको अवॉइड करना चाहते हैं। सेकंड यस। होता है ये क्रीम है या रेज़र है, जो आपको आसान लगता है, क्योंकि रेज़र में भी हो सकता है, क्योंकि अब डिपेंड करता है कि आपकी बच्ची कितनी बड़ी है, कि वो कोई कट वगैरह ना लगा दे। तो जो एज़ अ मदर आपको समझ आता है, क्योंकि ज़ाहिर है माँ सबसे ज़्यादा बेहतर जज कर सकती है अपनी बच्ची को। तो आप उस हिसाब से फिर अपने बच्ची को देखकर उसकी एज भी देखकर और कि वो कितनी ज़िम्मेदार है, ये आप खुद जज करके और फिर जो भी आपको मुनासिब तरीका लगता है, आप वो यूज़ कर सकती हैं। जज़ाकल्लाह है। थैंक यू। जज़ाक। या कि अनम हबीब। मैंने पूछना था कि अगर लाइक नेसेसरी हो तो फिर लाइक हम अपने टीचर्स को बता सकते हैं अगर लाइक हमारे जी, जी, पीरियड के बिल्कुल। बारे में। जी, बिल्कुल, क्योंकि आप स्कूल के एनवायरनमेंट में अब ज़ाहिर है आपकी मामा तो नहीं इतनी फ़ौरन आ सकती, तो आप अपनी टीचर को बता दें, वो बेस्ट है, हो सकता है वो आपको हेल्प आउट कर दें, कुछ आपको गाइड कर दें या आपको जल्दी घर छुट्टी भेज दें, छुट्टी दिलवा दें, तो येस आप अपने टीचर से बात कर सकती हैं। मैम ये रिदा जब स्कूल वकास। में होता है, मैम ये जब स्कूल में होता है तब क्या करना होता है? जी, इसके लिए मैंने आपको कहा ना कि आप हमेशा अपने पास ना एक छोटी किट बना के रखें, एक छोटा-सा बैग या छोटा-सा पाउच जिसके अंदर एक पैड हो, एक पैंटी हो और साथ हैंड सैनिटाइज़र हो। ये हमेशा आपके स्कूल बैग में रहना चाहिए। जब भी आप सुबह स्कूल जाएँ, तो ये हमेशा आपके पास रहना चाहिए। इससे ये होता है कि अगर कभी स्कूल में हो गए, तो आप अनप्रिपेयर्ड नहीं होंगी। आपके पास सारी चीज़ें मौजूद होंगी, आपने बस बाथरूम में जाके और लगाना है एंड दैट्स इट। ठीक है? मैम और ये अगर हम भूल के लगाना और इसका निशान उसका आगे स्कूल यूनिफॉर्म पे किसी जी। सामने वाली जगह पे, तो फिर तो वो उसको वॉश कर लें उसी वक़्त फ़ौरन हाथ के हाथ, अगर जैसे वॉश कर लिया और फिर भी थोड़ा-सा लगा हुआ है, तो आप दुपट्टा ऐसे आगे कर लें या बैग अपना आगे रख लें, या जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो स्वेटर अगर आपने है आपके पास, हुडी है या कोई ऐसा स्कूल का आपका दुपट्टा, स्कार्फ़ वग़ैरह है, तो वो उस तरह आगे कर लें। तो इस तरह से, लेकिन ये तो अगर आप उसी वक़्त वॉश करेंगी तो वो हमेशा धुल जाता है, वो साफ़ हो जाता है। मैम आई हैव अ क्वेश्चन कि मेरी जब कॉल आ हम रही है। लाइक पैड को कोई शॉपर में रखते हैं तो हमें कैसे ख्याल रखना चाहिए कि वो सी थ्रू ना हो? जी, शॉपर थिक वाला शॉपर यूज़ करें, जैसे कि ब्लैक शॉपर्स आते हैं, वो ज़्यादा आइडियल होते हैं। ब्लैक शॉपर्स इस तरह के आप रख लिया करें, वो स्पेसिफिकली आप पैड्स को डिस्पोज़ ऑफ करने के लिए यूज़ करें। या जितने भी थिक शॉपर्स होते हैं ना, जो थिन वाले प्लास्टिक के होते हैं, वो वाले नहीं, जो थिक होते हैं ज़रा, जो जिनका प्लास्टिक थोड़ा थिक होता है कि वो सी थ्रू नहीं होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और बाथरूम में जैसे बच्चियाँ बड़ी होती हैं, ये मैं मदर से भी कहूँगी कि प्लीज़ उनका जो बाथरूम है, उसमें कोई ऐसा छोटा-सा डस्टबिन उनके लिए बना लें कि जो कि उनकी एक्सक्लूसिवली उन बच्चियों के लिए यूज़ में आए, क्योंकि एट टाइम्स जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं बाथरूम। तो एक कोई ऐसा डस्टबिन बच्चियों के लिए बना दिया जाए और वो ऐसी जगह पे रख दिया जाए जहाँ पे कि कोई और उसको इस्तेमाल ना करे, तो वो है कि बच्चियों के लिए आसानी हो जाती है। जी, ये कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन आया है कि हाउ टू अवॉइड रैशेज़। रैशेज़ तब आते हैं जब आपने उस एरिया को अच्छी तरह से ड्राई नहीं किया होता और आपने गीले उसमें पैड आपने लगा लिया है, या फिर ये कि आप पैड फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर रहे।
तो ये इन दोनों चीज़ों का बहुत ख़्याल रखना है। आपने अपने आप को हमेशा से ड्राई करना है अच्छे से पैड लगाने से पहले, और पैड्स को फ्रीक्वेंटली चेंज करें। बेशक कि वो साफ़ हो, उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो, फिर भी आप एटलीस्ट 4-5 घंटे के बाद पैड अपना चेंज कर लें। ठीक है? ये बेस्ट वे है रैशेज़ को अवॉइड करने का। स्पेशली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उसमें आई अंडरस्टैंड कि रैशेज़ हो जाते हैं। और कोशिश करें कि कभी दिन में कोई ऐसा टाइम हो थोड़ा-सा कि जिसमें आपको जैसे लगता है ब्लीडिंग कम हो रही है, तो आप थोड़ा-सा खुला भी छोड़ दें, ताकि कि आपकी स्किन को ब्रीथ करने का भी थोड़ा मौका मिले। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं कह रही थी कि जो इस्लामिया की बुक वाला था, तो उस हर इस्लामिया की बुक में ऑब्वियसली वो कोट तो हुई भी होती हैं, लेकिन जब पकड़ा जाता है तो तब तो वो बाहर से पकड़ा जाता है ना, तो वो इतना काउंट नहीं होता, क्योंकि चीजें तो अंदर लिखी हुई थी, लेकिन जो चीज आप टच कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर तो कुछ नहीं लिखा हुआ होता। जी, जी, इसमें मैंने जैसे कि बताया पहले भी बताया कि डिपेंड करता है कि कितना है उसके अंदर। अगर 1-2 जैसे कोटेशंस हैं या छोटी-मोटी बस 1 आध आयत है, तो वो इट्स फाइन। लेकिन अगर जैसे पूरी-पूरी सूरत आपके उसमें छपी हुई हैं, और पेजेज़ पे पेजेज़ पेजेज़ आफ्टर पेजेज़ आपकी कुरान की सूरतें उसमें लिखी हुई हैं, तो फिर ये कि फिर आप ये कोशिश करें कि आप एक छोटा-सा रुमाल साथ रख लिया करें, और वो यूज़ कर लिया करें कि वो किसी को इतना समझ भी नहीं आता, और वो छोटी-सी एक चीज़ होती है, तो वो आप डिस्क्रीटली आराम से यूज़ कर सकती हैं। जी, ये कमेंट्स में एक क्वेश्चन आया है कि हम क्या पीरियड्स के दौरान नहा सकते हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल आप नहा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पीरियड्स के दौरान अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, क्योंकि आपका एक जो नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज़्म है अल्लाह ताला की तरफ से, वो ख़त्म हो जाता है पीरियड्स के दौरान। तो अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, तो आप नहा सकते हैं। आपने अगर आपको बहुत ज़्यादा हेवी पीरियड्स आ रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा फिर या तो आप अवॉइड कर दें, क्योंकि कि उसमें ज़ाहिर है आप जब नहा रहे होते हैं तो भी बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है, और उसको फिर एट टाइम्स कंट्रोल करना, क्योंकि वो पानी के साथ मिक्स होके कुछ ज़्यादा ही लगता है, तो बच्चे घबरा भी जाते हैं, बच्चियाँ घबरा जाती हैं। लेकिन ये कि जो आपके हल्के हो जाएँ पीरियड्स, तो आप नहा लें, बल्कि पीरियड्स हेवी पीरियड्स में भी आप नहा सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आप कर सकते हैं उसको हैंडल, तो आप बेशक नहा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी, वालेकुम पूछना सलाम। चाह रही थी कि हमें श्योरिटी कब हो सकती है कि हमारे पीरियड्स एंड हो गए, क्योंकि रमजान में तो फिर मुश्किल पेश आती है अगर खत्म हो गए जी। या नहीं हो गए, हाँ जी, तो तो फिर उसमें ये आगे होता वजह है, हज़रत आयशा की ये एक सेइंग है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी भी ना करें कि बस अब पीरियड्स खत्म हो गया फ़ौरन से नहाकर शुरू कर देना, और बहुत डिले भी ना करें। हमारा मज़हब बहुत ज़्यादा एतदाल और मियाना रवि को पसंद करता है। तो आप वेट करें कि जैसे आपको लग रहा है कि अब आपका जैसे एक पैड आपका बिल्कुल साफ़ आया है, तो आप वेट करें दूसरा पैड भी साफ़ आ जाए, तो फिर ये कि फिर आप शाम में या रात में जैसे आपको लग रहा है कि नहीं बस अब 2-3 पैड्स मेरे ऐसे आ गए हैं, जो कि साफ़ थे और जिसमें कुछ नहीं था, तो फिर आप नहा लें। एक पैड आपका साफ आया तो फ़ौरन से ना नहाएँ, क्योंकि हो सकता है कि तो आपकी दोबारा से ब्लीडिंग शुरू हो जाए। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि जो फर्स्ट 3 डेज़ होते हैं उसमें ज़रा ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, 4th डे पे आके कभी-कभार हल्की हो जाती है, कभी-कभार बंद भी हो जाती है, और फिर 5th डे पे थोड़ी बहुत स्पॉटिंग होती है, और फिर 6th डे या 7th डे पे जाके क्लियर ऑफ होती है। तो ये हर किसी का डिफरेंट पैटर्न होता है, थोड़ा-सा अपने आप को अवेयर रखने की भी ज़रूरत है कि आपका क्या पैटर्न है, कि आपको क्या किस टाइम पे आपका जैसे चौथे दिन आपको कम होना शुरू होते हैं या 5वें दिन कम होना शुरू होते हैं, तो ये थोड़ा-सा ना आपको टाइम लगेगा, 4-5 महीने लगते हैं, लेकिन आपको समझ आ जाती है फिर। अस्सलाम वालेकुम। ये जी, मैम, वालेकुम सलाम। इसका कलर कैसा होता है? जी, कलर रेड होता है, ब्लड का जैसे कलर होता है उसी तरह होता है, लेकिन जब एंड में पीरियड्स जब एंड में लाइक आखिरी के 2-3 दिन में दाखिल हो जाते हैं, तो फिर ये कि हल्का-सा ये जैसे ब्राउनिश होना शुरू हो जाता है, या कभी-कभार पिंकिश होना शुरू हो जाता है, या लाइट ब्राउन हो जाता है, या टाइम्स डार्क ब्राउन हो जाता है, तो एंड में ब्राउनिश होना शुरू हो जाता है। तो जब ब्राउनिश होना शुरू हो जाए, तो ये भी एक इंडिकेशन होती है कि अब आपके पीरियड्स खत्म होना शुरू हो गए हैं। और ये मैम, ये नमाज के अगर दौरान हो जाए तो फिर क्या करते हैं? जी, नमाज़ के दौरान दौरान अगर आपको शुरू हो जाएँ, जैसे आपने फ़र्ज़ के लिए हाथ बाँधा है और आप दूसरी रकात में थे, और आपको फ़ील हुआ जैसे एक वेटनेस सी फ़ील होती है कि जैसे कुछ डिस्चार्ज सा फ़ील होता है, और आपने सलाम फेरा और आपने बाथरूम में जाके देखा और वो रेड ब्लड है, पीरियड्स का ब्लड है, तो उसका मतलब ये कि वो जो नमाज़ आप पढ़ रहे थे ना, वो अब आपकी नमाज़ उसकी आपको कज़ा पढ़नी है, ठीक है? नमाज़ के बीच में अगर आपको शुरू हुए हैं, सिर्फ़ उस नमाज़ की कज़ा पढ़नी होती है, वरना किसी नमाज़ की कज़ा नहीं होती। सिर्फ़ क्योंकि वो आपने नियत कर ली थी ना,
आपने स्टार्ट कर ली थी, आपकी नीयत थी कि नमाज पढ़ने की और बीच में स्टार्ट हो गए, तो वो सिर्फ एक जो नमाज है वो आपको दोहरानी पड़ती है। जी मैं पूछना चाहती थी कि जब होते हैं तो आप थोड़ा सा वीक हो जाते हैं और फिर आप थोड़ा सा लेजी फील करते हैं, तो आप जी कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं? जी, थोड़ा-सा होता है पीरियड्स में इंसान थोड़ा-सा लेज़ी फ़ील करता है। उसमें फिर ये होता है कि एक तो आप बहुत ज़्यादा पानी पिएँ। पानी जो है ना वो आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो बेसिकली आपको वीक फ़ील कराते हैं, तो वो टॉक्सिन्स आपके रिलीज़ हो जाते हैं, तो आप पानी पीने से वैसे भी थोड़े फ्रेश हो जाते हैं। ठीक है? दूसरा ये कि आप अपना बहुत ज़रूरी है स्पेशली ग्रोइंग बच्चियों के लिए कि वो हर साल तो नहीं लेकिन 2-3 साल के बाद ना अपना ब्लड टेस्ट करवा लिया करें। क्योंकि हमारे स्पेशली पाकिस्तान में बहुत बच्चियों को एनीमिया का मसला होता है, उनका हीमोग्लोबिन लो होता है, कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है, तो इन चीज़ों की वजह से भी विटामिन्स की कमी की वजह से भी इंसान लेज़ी फ़ील करता है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि अगर आप हर साल 2-3 साल के बाद अपना ब्लड टेस्ट करवा लें, ताकि अगर इस तरह का कोई है इश्यू, कोई कैल्शियम की डेफ़िशिएंसी है, किसी विटामिन की डेफ़िशिएंसी है, तो हमारे पास सप्लीमेंट्स आती हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा रेडिली अवेलेबल है मार्केट में, तो वो आप सप्लीमेंट्स ले सकती हैं, ये आपको एनर्जी देती हैं और जो ये लेज़ी आपका एक फीलिंग आती है, वो फिर ख़त्म हो जाती है क्योंकि हो सकता है कि वो आपकी जो फीलिंग आ रही है, वो आपकी किसी डेफ़िशिएंसी की वजह से आ रही है, जज़ाकल्लाह। वही आपकी। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मैम जैसे हमारी मतलब दादी लोग हैं तो वो कहती हैं कि आप लोग मतलब पैड्स यूज़ करते हैं और फिर ये फेंक देते हैं तो ऐसे गुनाह होता है। तो क्या ये बात ठीक है होंगी? नहीं, ये पता है कुछ चीज़ें हमारे कल्चर में हैं, जो कि हमारे मज़हब में नहीं हैं। तो ये सारी कल्चरल चीज़ें हैं जो नानियाँ, दादियाँ कहती हैं, लेकिन इनका हमारे मज़हब से या हमारी डेली लाइफ़ से ताल्लुक नहीं है। आप आराम से पैड यूज़ कर सकते हैं और उसको डिस्पोज़ेबल पैड्स यूज़ करें और उनको फेंक दें। बस फेंकने का एक प्रॉपर तरीका हो, प्रॉपर तरीके से डिस्पोज़ ऑफ करें आप सबके सामने ज़ाहिर-सी बात है ना फेंकें। जैसे कि मैंने पहले बताया एक छोटा-सा कोई डस्टबिन हो, जो कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे वो रखा हुआ हो, जो कि एक्सक्लूसिवली बच्चियों के इस्तेमाल के लिए हो, तो वो उसमें कोई मज़ायका नहीं है। दूसरा था टैम्पून्स और मेंस्ट्रुअल कप का किसी ने पूछा हुआ था यूज़ करने का, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो येस आप यूज़ कर सकते हैं। किसी ने कहा है कि उनके बॉडी पे निशान पड़ जाते हैं टाँगों पे। अम तो ये निशान इसका बेसिकली ये कि आप डॉक्टर से चेक करवा लें, हो सकता है आपके अंदर किसी खून की कमी हो या कोई जैसे कि मैंने कहा किसी विटामिन, मिनरल की कमी हो, तो पहले तो आप ये थोड़ा-सा चेक करवा लें और दूसरा कि इस डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लें क्योंकि ज़ाहिर है ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो बंदा देखे बगैर मैं आपको कोई मशवरा नहीं दे सकती इसके बारे में। अ जी, एक और क्वेश्चन है कि पीरियड्स के दौरान अगर स्मेल आए तो क्या करें? तो उसके लिए जैसे कि मैंने आपको कहा हाइजीन का बहुत ज़्यादा आपने ख़्याल रखना है, पैड्स रेगुलरली चेंज करने हैं, आप नहा सकते हैं, अब तो बहुत सारी परफ्यूम्स आती हैं, डिओड्रेंट्स आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ नहीं, उस जगह पे आप ना यूज़ करें परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स, ये बहुत गलत बात है, जो लोग कहते हैं कि हाँ, आप यूज़ कर लें, नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो अच्छाई की बजाय और बुराई कॉज़ करते हैं। बस अपने आप को साफ रखें और बाकी अपने जिस्म पे अपने कपड़े अपने साफ रखें चेंज कर लें कपड़े रोज़ अपने जिस्म पे डिओड्रेंट और परफ्यूम्स का इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह ये मसला ठीक हो जाएगा। जी ये क्वेश्चन है कि पीरियड्स में नहाने पर पेट में दर्द होता है तो क्या करें? आप नीम गर्म पानी यूज़ किया करें नहाने के लिए, ना बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो, ना बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो, हल्का गर्म पानी हो तो उससे थोड़ा-सा ये होता है कि आपके क्योंकि ये जो आप दर्द कह रही हैं हो सकता है ये कि ठंडे पानी की वजह से आपको एकदम से जैसे स्पैज़म आता है या एक कॉन्ट्रैक्शन आती है उस तरह का हो सकता है हो। तो आप नीम गर्म पानी यूज़ करें और ये कि अगर आपको लगता है कि आपको हर दफ़ा इस तरह होता है तो आप नहाने जाने से पहले थोड़ा-सा अपने आप को अपना जो पेट है उसको थोड़ा-सा हल्का-सा ऑयल लगा के मसाज कर दें ताकि गरमाइश पैदा हो जाए, ताकि वो एकदम से आपका जो चेंज ऑफ टेम्परेचर है, वो आपको फ़ील ना हो। जी, 8-9 साल की बच्ची के लिए ये सेशन इज़ द बेस्ट क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। हम सिर्फ़ इंट्रोडक्शंस देते हैं, बेसिक्स बताते हैं। तो ये हमारा जो ये आज की टॉक है ये इंशाल्लाह यूट्यूब पर भी नशर की जाएगी, यूट्यूब पर डाल दी जाएगी। तो जो जिन्होंने मिस आउट किया है वो यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं, अपनी बच्चियों को यूट्यूब पर भी सुना सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट सेशन क्योंकि हम बहुत इसको ना लाइटली हम लेके चलते हैं।
जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा बाजी, बहुत अच्छा सेशन रहा और आपने वक्त निकाल कर दिया और एक ऐसे टॉपिक पर बात की जिसमें नॉर्मली जो है वो हमारे यहाँ बात की नहीं जाती, मदर्स भी उस तरह नहीं करती, तो इंशाल्लाह मदर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं। अगर मजीद कोई क्वेश्चंस हुए तो वो हम नंबर दे दिया है, जो है सब लोग वहाँ पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वहाँ पर बता दिया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी कोशिश को जज़ाकल्लाह कबूल खैर। करे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।